अगर हम उसे एजुकेशन में नहीं जोड़ेंगे तो हमारा नुकसान होगा, हमारा देश पिछड़ेगा, हमारे जो युवा हैं वो पिछड़ेंगे। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी जब तक अपने देश में इंट्रोड्यूस करते जाएंगे तो वो टेक्नोलॉजी की शिक्षा कहाँ से मिलेगी। जब पढ़ाई के दौरान वो कॉलेजेस जाएंगे, वो टेक्नोलॉजी वहाँ से सीखेंगे और उसका उपयोग वहाँ करेंगे। क्या वो चीज़ें जिस लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू होना चाहिए वो लेवल हमारे कॉलेजेस का है, या वो अडॉप्ट कर या वो सोर्सेज हमारे पास हैं। नमस्कार, मैं हूँ रश्मि सक्सेना और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क। स्वागत है आपका हमारे स्पेशल प्रोग्राम गुरु मंत्र में। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर चारू मल्होत्रा, जो कि बरेली कॉलेज में इंग्लिश डिपार्टमेंट की एचओडी रह चुकी हैं। इस समय वर्तमान में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग द्वारा नियुक्त प्राचार्य हैं। इनकी नियुक्ति गोकुल दास हिंदू गर्ल्स पीजी कॉलेज मुरादाबाद में हुई है। तो आइए बातचीत करते हैं उनसे और जानते हैं कि शिक्षा को लेकर वर्तमान में क्या स्थितियां हैं और भविष्य में क्या संभावनाएं हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार मैम, सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी आपके जीवन के बारे में। मेरे जीवन तो ऐसा कुछ बहुत कुछ ऐसा विशेष कोई घटित नहीं हुआ, लेकिन हाँ मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि मैं ऐसे घर में मेरा जन्म हुआ जहाँ शुरू से ही जो है लड़के और लड़कियों में कोई भेदभाव नहीं था और हमेशा लड़कियों को प्राथमिकता दी गई। और मैं अभी से नहीं, अपने स्टूडेंट लाइफ से स्पोर्ट्स में, डिबेट्स में, अपनी स्टडीज़ में जो है वो हमेशा आगे रही। और मेरे परिवार का, विशेषकर मेरे ग्रैंडफादर स्वर्गीय शंकरलाल मेहरोत्रा जी का इसमें बहुत योगदान रहा। आज मैं जो कुछ हूँ, मुझे लगता है कि अगर वो मुझे इतना इंस्पायर नहीं करते तो शायद मैं इस जगह नहीं होती। और पढ़ाई में हमेशा उन्होंने मेरा उत्साहवर्धन किया। मैं 4 फर्स्ट क्लास और गोल्ड मेडलिस्ट हूँ इस रोहिलखंड यूनिवर्सिटी की। और साथ ही साथ जब मेरा उच्च शिक्षा सेवा आयोग से चयन हुआ तो मुझे बहुत दूर का गांव, मतलब मैनपुरी जैसी जगह मिली अपॉइंटमेंट में। तो बहुत मेरे फादर वगैरह ने मना करा कि बड़ी नोटोरियस जगह है और वहाँ इतनी दूर कोई जान पहचान नहीं है, तुम कैसे जाओगी। तो माय ग्रैंडफादर के आज तक मुझे ये शब्द याद है, उन्होंने कहा था कि नहीं, इसको जाने दो। और उन्होंने मुझसे कहा कि तुम वहाँ जाओ, लेकिन कभी भी किसी भी गलत बात पर कॉम्प्रोमाइज़ मत करना और वहाँ पर नौकरी को इस्तीफ़ा दे के सीधे घर चली आना। तो ये बहुत बड़ी एक सीख थी, एक मॉरल सपोर्ट थी। उसको मैंने अपना बिल्कुल मूल मंत्र बनाकर अपनी ज़िंदगी में आज तक रखा है कि अगर कहीं पे मुझे कुछ बड़ा मिलना होता है और वो गलत रास्ता होता है, शॉर्टकट्स जिन्हें हम कहते हैं, मैं कभी उसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। और ये शायद मेरी पर्सनैलिटी का एक एस्पेक्ट भी है। जैसे कि मैम इस वक्त आप प्राचार्य के पद पर हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपके जो कॉलेज है, डिग्री कॉलेज, उसके बारे में थोड़ा सा मतलब उस पर थोड़ा डालिए प्रकाश। देखिए, अभी रिसेंटली उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग के द्वारा मेरा चयन हुआ और मैंने मुरादाबाद शहर का जो एक प्रसिद्ध और बहुत ही पुराना, मैं कहूँगी कि अपनी एक विरासत लिए हुए शहर की, ये गोकुल दास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुझे मिला। और मैं बहुत खुश नसीब हूँ, कहिए, कि मेरी मदर भी उसी कॉलेज की स्टूडेंट रहीं और मैं आज उस कॉलेज की प्रिंसिपल हूँ। और इस कॉलेज का इतिहास आप समझ सकते हैं कि जब मेरी मदर उसकी स्टूडेंट रहीं तो कितना पुराना ये कॉलेज रहा होगा। ये मुरादाबाद के एक बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया में है और मेरे ख्याल से पूरी रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का सबसे पुराना, सबसे बड़ा और बहुत ही गौरवमयी इतिहास लिए हुए ये महाविद्यालय है। और इसमें एक विशेषता ये है कि जो जिन्होंने इस कॉलेज को बनाया, स्वर्गीय माननीय गोकुल दास जी, उनका ये विज़न था कि मैंने उनके परिवार वालों से बातचीत की थी कि जब मैंने ज्वाइन किया तो उनकी जयंती पड़ी, तो उस पर मेरी उनके परिवार वालों से मुलाकात हुई। तो उन्होंने बताया कि उनका विज़न उस समय ये था कि हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो पढ़ें और भारत का भविष्य जो है, अगर बालिकाएं, महिलाएं पढ़ी हुई नहीं होंगी तो इस देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो सकता। तो आप समझिए, उस समय आज से 100-150 साल पहले ये विज़न था उनका और इसीलिए उन्होंने मोहल्ले के अंदर, एक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया के अंदर इस कॉलेज को बनाया, जिससे लड़कियों को दूर ना जाना पड़े, वो अपने एरिया में सुरक्षित रहें
इंटर कॉलेज भी हमारा एक मदर कंसेंट जी। है, उसकी सिस्टर कंसेंट है। और सबसे बड़ी इस कॉलेज की बात यह है कि इसके अंदर एक टनल है जो रोड के नीचे से जाती है और उन दोनों कॉलेजेस को मिलाती है। इसका शायद ये पर्पज़ रहा होगा कि बच्चियां जो हैं वो बाहर ना जाएं, सुरक्षित रहें। अब उन्हें कॉलेज के बाहर नहीं, हमारे यहाँ छात्रावास है बच्चों का, और भी चीज़ें होती हैं, तो एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज के प्रांगण में जाने के लिए वो टनल से नीचे ही चली जाती हैं। कॉलेज के बाहर उन्हें जाने की ज़रूरत नहीं होती। और आज भी वो जो टनल है अपने वर्किंग उसमें है, उसकी मरम्मत होती रहती है और बच्चे उसमें आते जाते रहते हैं। जी, जैसे कि मैं अब जानना चाहूँगी आपसे कि एक एजुकेशन, देश में जो शिक्षा है उसका स्तर बदल रहा है, तो उस शिक्षा के बदलते स्तर को आप किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, परिवर्तन तो समय की एक मांग होती है और अगर हम विकास करेंगे तो परिवर्तन होगा। अगर हम एक जगह खड़े रहेंगे तो स्टेगनेंसी आएगी। तो बदलती हुई परिस्थितियाँ आज की ऐसी हैं जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस हो रही है। अगर हम उसे एजुकेशन में नहीं जोड़ेंगे तो हमारा नुकसान होगा, हमारा देश पिछड़ेगा, हमारे जो युवा हैं वो पिछड़ेंगे। क्योंकि हम टेक्नोलॉजी जब तक अपने देश में इंट्रोड्यूस करते जाएंगे तो वो टेक्नोलॉजी की शिक्षा कहाँ से मिलेगी? जब पढ़ाई के दौरान वो कॉलेजेस जाएंगे, वो टेक्नोलॉजी वहाँ से सीखेंगे और उसका उपयोग वहाँ करेंगे। लेकिन कोविड-19 ने काफ़ी कुछ शिक्षा के स्वरूप को बदला और टेक्नोलॉजी को, इंटरनेट को, इन चीज़ों को जो है वो हमारी शिक्षा में जोड़ दिया। क्योंकि वो एक ऐसा समय था, उस त्रासदी में कहूँगी कि ये पैंडमिक था जिससे हमारा देश गुजर रहा था, लेकिन हमारे देश के लोगों ने बहुत धैर्य रखा और उन्होंने शिक्षा में कोई रुकावट ना आए तो ऑनलाइन शिक्षा का प्रचलन शुरू किया गया। तो जो मोबाइल फ़ोन केवल बातें करने के लिए इस्तेमाल होता था और जो केवल फैशन की चीज़ें देखने के लिए यूट्यूब में या व्हाट्सएप इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए होता था, उसका सदुपयोग जो है दूरस्थ क्षेत्र में कोने कोने तक शिक्षा को पहुंचाने में हुआ और बच्चे घर बैठकर सुरक्षित रहे और साथ साथ उन्होंने शिक्षा को भी प्राप्त किया। तो ये टेक्नोलॉजी का ही कमाल है। तो मुझे लगता है कि पहले की जो शिक्षा थी उसमें मॉरलिस्टिक ज़्यादा थी, ट्रेडिशनल ज़्यादा थी, उसमें टीचर और टॉट का वो था। लेकिन ये बात भी हम इग्नोर नहीं कर सकते कि टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, लेकिन जो लाइव टीचर और टॉट का रिलेशनशिप है, फेस टू फेस जो शिक्षा दी जाती है, हम उसको रिप्लेस नहीं कर सकते। बिल्कुल, बहुत फर्क है उसमें। क्योंकि मशीन चली, बटन दबा, लेक्चर आ गया। अब बच्चे का वहाँ ध्यान है या नहीं है, बच्चा सुन रहा है नहीं सुन रहा है, उसकी समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इससे उस मशीन का कोई लेना देना नहीं। उसने तो बस पूरा लेक्चर पढ़ दिया। लेकिन टीचर जब होता है क्लास के अंदर तो बच्चा उससे अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकता है। अगर वो बातचीत कर रहा है, उसका ध्यान भटक रहा है, तो टीचर उसे चेक कर सकता है। तो इसलिए लाइव शिक्षा को तो आप कभी रिप्लेस कर नहीं सकते। हाँ, क्लास के या स्टडी का अपलिफ्टमेंट कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, कि जिन चीज़ों को हम बच्चों को ले जा नहीं सकते उन्हें हम स्क्रीन पर दिखा सकते हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि एक शिक्षक से प्राचार्य तक के सफ़र में आपने कौन कौन सी डिफ़िकल्टीज़ का मतलब सामना किया या ऐसी कौन सी मतलब चीज़ें थी जो आपने बदलाव महसूस किए? देखिए, मुझे लगता है कि टीचर इज़ ऑलवेज़ अ लर्नर और एक टीचर का प्रोफेशन ऐसा है कि वो हमारे यहाँ सब लोग हंसते हैं, कहते हैं कि आप लोग हमेशा यंग रहते हैं, क्योंकि एवरी टाइम न्यू कमर्स आते हैं, नए बच्चे आते हैं और हम लोग सब उसी नई जनरेशन से और यंग जनरेशन से घिरे रहते हैं, उन्हीं से हमारा काम होता है। तो एक अलग सा एटमॉस्फेयर रहता है और बहुत कुछ उनसे भी सीखने को मिलता है और हमसे वो सीखते हैं। हम लोग भी उन बच्चों से नई टेक्नोलॉजी के बारे में और चीज़ों के बारे में सीखते हैं। और जहाँ तक शिक्षक का सवाल था तो वहाँ तक केवल हमारा संबंध पढ़ने और पढ़ाने से था। या तो बच्चों का अपलिफ्टमेंट कर रहे होते थे या अपने रिसर्च पेपर्स वगैरह या बुक पब्लिश करा रहे होते थे और हमारा दायरा उतना विस्तृत नहीं था। और लेकिन प्रशासनिक जो कार्य होते हैं वो अब प्रिंसिपल बन के उसका जो दायरा है वो बहुत बढ़ गया और उसमें प्रशासनिक काम ज़्यादा हो गया, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क में हमें एडमिनिस्ट्रेशन में माने अपने ऑफिस को और अपने मैनेजमेंट को, फिर अपने टीचर्स को, इन सब को मैनेज करना होता है, कॉलेज को देखना होता है और बहुत सारी मल्टीफेरियस वर्क्स करने होते हैं जो पढ़ाई से बिल्कुल अलग होते हैं। तो इसमें क्या है कि हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सनालिटी या उस क्वालिटी को हम अपनी डेवलप करते हैं।
लेकिन टीचर का मतलब ये है कि अगर आपको उनसे ज़्यादा नॉलेज नहीं है नियम की या चीज़ों की, तो फिर आप उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तो बहुत टेक्निकली उसको हैंडल करना पड़ता है, और इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग को एक्सपीरियंस दिया गया है कि 10-12 साल तक आप एज ए टीचर पढ़ाइए और उसके बाद यू आर एलिजिबल फॉर प्रिंसिपलशिप। शायद इसीलिए कि तब हम जान पाएँ, हम टेक्निकली लोगों को हैंडल करना सीख लें, और उतने बीच में हम एडमिनिस्ट्रेटिव जो रूल्स हैं या और चीज़ें हैं डिसिप्लिन को सीखें। तो यहाँ पर जब मेरा प्रिंसिपल में सिलेक्शन हुआ और एडमिनिस्ट्रेटिव उसमें आए, तो सबसे ऊपर हैं प्रिंसिपल हैं, तो हमें लगा कि इट इज़ अ वेरी इजी, अब हमें जॉब है कि अब कोई आने जाने की क्लास की टेंशन नहीं है। लेकिन मैंने एक क्लास ज़रूर लेती हूँ मैं, MA फाइनल का अपना मनपसंद पेपर, और उसको ज़रूर पढ़ाती हूँ रेगुलरली, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी हूँ, लेकिन मैं उस समय क्लास के अंदर होती हूँ। और शायद वो एक टीचर की जो एक अंदर की एक इंस्टिंक्ट होती है ना, वो अभी भी ज़िंदा है जी। और उसके बाद पढ़ना पढ़ाना तो रहता ही है। और इसीलिए जब मैं यहाँ आई तो मुझे लगा कि क्लास लेने की नहीं कि 10 ही बजे एकदम पहुँचना है कॉलेज के अंदर, वो टेंशन नहीं है, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी टेंशन्स हैं जो हम लोगों को देखनी पड़ती हैं, और बहुत कभी यूनिवर्सिटी के काम हैं, कभी एग्जामिनेशन से संबंधित हैं, और टीचर्स की प्रॉब्लम है, बच्चों की प्रॉब्लम है, उन सबको हमें सॉल्व करना होता है। तो दोनों में अंतर है, एक में हमको सीख रहे होते हैं, सिखा रहे होते हैं, और एक में सीखा हुआ जो है उसका इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये अंतर थोड़ा तो है ही। जी, जैसे मैं जानना चाहूँगी कि भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है जी, तो उसके ऊपर मतलब आपके क्या विचार रहेंगे? देखिए नई शिक्षा नीति जो हमारी आई है एजुकेशन की 1920 वाली, वो शिक्षा नीति शायद इस चीज़ को ध्यान में रखकर बनाई गई है कि बच्चा जो है उसका जो है मल्टी डायमेंशनल उसकी पर्सनैलिटी डेवलप हो, और वो अपने ही विषय को ना पढ़े। जैसे अब हमें आर्ट्स साइड के, तो हम आर्ट्स के बारे में ही ज़्यादा जानते हैं, हमें साइंस की नॉलेज नहीं है, हमें कॉमर्स की नॉलेज नहीं है। लेकिन नई शिक्षा नीति में बच्चा अपने मेन स्ट्रीम को लेकर करेगा ही, लेकिन एक उसे जो है माइनर सब्जेक्ट भी लेना होगा जो इंटरडिसिप्लिनरी होगा, हमारे सब्जेक्ट से अलग है। तो इस तरीके से कि दूसरे स्ट्रीम की भी उसे नॉलेज हो सकती है, और वो और चीज़ों को भी जान पाएगा, इनकी कोशिश एक्सप्लोर कर सकता है। फिर इनकी कोशिश ये है कि बच्चा जो है वो टेक्निकली थोड़ा साउंड हो, तो उन्होंने उसके अंदर वोकेशनल एजुकेशंस का कंपलसरी वोकेशनल एजुकेशन जोड़ दी गई हैं। ये सब बातें तो बहुत अच्छी हैं, दिखने में नई शिक्षा नीति भी अच्छी लगती है, सेमेस्टर सिस्टम कर दिया है और सब बातें। लेकिन बात यहीं पे आती है कि क्या हमारी जो महाविद्यालय हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वैसा है जी, क्या वो चीज़ें जिस लेवल पर न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू होना चाहिए वो लेवल हमारे कॉलेजेस का है, क्या वो अडॉप्ट कर या वो सकता है? सोर्सेज हमारे पास हैं, या हमारे जैसे कि कंपलसरी आपके उसमें कोर्सेज हैं जो जैसे आप समझिए एनवायरनमेंट का है, या उसके अंदर उन्होंने प्रोफेशनल कोर्सेज दे रखे हैं बहुत सारे कि बच्चे ये इनमें से कोई एक चुन सकते हैं। और उसके बाद फूड एंड हाइजीन वो कंपलसरी है, उसमें भी दे रखा है कि आपको क्या करना है जी। लेकिन हर कॉलेज में कंप्यूटर की सुविधा नहीं हो सकती, और जो एडवर्टीजमेंट से संबंधित है, फोटोग्राफी से संबंधित है, तो ये वोकेशनल है, उसके लिए हमें बिल्कुल स्टूडियो लैब और वो सब मेंटेन करना पड़ेगा। गवर्नमेंट एड हमें मिल नहीं रही, तो हम फीस बढ़ा नहीं रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा वहीं का वहीं है। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हैं जिसके बारे में आई विश की सरकार को सोचना चाहिए, और कुछ ना कुछ ग्रांट या मदद कॉलेजेस को पहुंचानी चाहिए। फिर ये भी बात ध्यान रखनी चाहिए कि हम अगर प्रोफेशनल कोर्सेज बच्चों को करवाते हैं जो कि कंपलसरी हैं, तो उसके लिए बच्चों को टीचर की सुविधा मिले, उसके लिए उसे फीस में इंक्लूड हो, वो अलग से उसका हमें बच्चों को के ऊपर कोई बोझ ना पड़े। तो हमने बात की प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा से और जाना कि नई शिक्षा नीति बच्चों को एक्सप्लोर करने का मौका दे रही है। बच्चे अपने खुद की स्ट्रीम के साथ अदर अपोजिट सब्जेक्ट्स भी पढ़ सकेंगे, जो कि उनके लिए एक बहुत अच्छा ऑप्शन बनेगा। इसी प्रकार की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी न्यूज़ टुडे नेटवर्क। धन्यवाद। ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए देखते रहिए न्यूज़ टुडे नेटवर्क और हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें।